नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चुनाव में मतदान करना हमारा मौलिक अधिकार है। ये अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है उसका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं सभी से अपील करूंगा कि अपने अधिकार का उपयोग करें। ये कि चुनाव में मतदान करना हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। हम किसको मतदान करते किसको नहीं करते ये अपना अधिकार है, पर ये अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है उसके कर्तव्य का पालन करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आपका जो मूलभूत अधिकार है उसका पूरा उपयोग करना लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है। आप जरूर आइए, मतदान करिए, आपको जिसको देना है उसको दीजिए, पर मतदान करिए। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम सब के लिए अधिकार के रूप में है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 30 जनवरी को राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती समारोह मनाया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का स्थल उमरी गांव में तैयार किया जा रहा है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और डीसी, एसपी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे, जबकि अध्यक्षता पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे। इसमें 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र का उमरी जी सर, जो माननीय जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, नायब सैनी मुख्यमंत्री बन चुके थे, अपने कार्यकाल में और मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने आधारशिला रखी थी, जो लगभग 5.5 एकड़ जमीन उमरे संत गुरुदास जी महाराज के नाम से वहां दी गई थी। तो हम प्रतिवर्ष सभी संतों की, गुरुओं की जयंती हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, कि शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी। आज नायब सैनी भी उसी प्रकार से सभी संतों के, गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर भव्य तरीके से मनाते हैं। और इसमें पूरे प्रदेश से जो श्रद्धालु हैं वो इसमें आएंगे। आज उपायुक्त महोदय हमारे बीच में थे और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो कमेटी गठित की गई है। और सरकार की तरफ से जो वहाँ पर जो भव्य संस्थान बनेगा उसका भी टेंडर कल ओपन हो चुका है। अभी हाई पावर परिचय कमेटी की मीटिंग है, तो उसमें उसकी सैंक्शन मिलने के बाद तो कार्य। अंबिकापुर से सहकारी बैंक से जुड़ी बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक में हुए कथित फर्जीवाड़ों और बैंकिंग सुधारों को लेकर प्राधिकृत अधिकारी और अध्यक्ष केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा लगातार नवाचार किए जा रहे हैं, नेटवर्किंग सिस्टम को तेज किया जा रहा है ताकि किसानों को फास्ट और पारदर्शी सेवाएं मिल पाए। साथ ही बैंक में होने वाले गबन और घोटालों पर रोक लगाने के लिए KCC अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, जिससे किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो पाए। एक स्लाइड दिखाया कि इस साल 638 करोड़ रुपए फाइनेंस कम हुआ, जबकि 34 लाख किसानों की संख्या बढ़ी। ये संभव हो पाया टाटा कंसल्टेंसी से हमने इस बात का आग्रह किया था। KCC सहकारी बैंक में लागू किए सुरक्षा उपाय में जाइए। पहले जो गबन घोटाले हुए उसमें अध्ययन करने पर यह पता चला कि जो सोसाइटी का अकाउंट एक KCC अकाउंट होता है उसमें उसकी लिमिट सैंक्शन होती है सोसाइटी की, वो उसमें डायरेक्ट डेबिट करके और गबन घोटाले करते थे। अब हमने उसे अपने नए सॉफ्टवेयर में अब KCC खातों से किसी भी प्रकार का डायरेक्ट ट्रांजैक्शन वो नहीं कर पाएंगे, और जो भी KCC में अब ट्रांजैक्शन वो होगा वो 2FA ड्यूअल ऑथेंटिकेशन के तहत होगा। CBS में वो अनिवार्य कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो CBS का यूजर होगा उसके लिए IP की बॉन्डिंग है कि वो खाली अपने कंप्यूटर से ही उसको कर सकेगा, नहीं तो वो दूसरे कंप्यूटर में भी जाकर उसका दुरुपयोग कर सकता था। अब ये EKCC जो पूरे प्रदेश में आने वाला है और जो हमने KCC को ब्लॉक किया है उसके कारण ये गबन और घोटाले, मैं फिर से कहूंगा कि ये बीते दिनों की बात हो गई। हमारा एक प्रयास और हो रहा है कि UIDAI
कि हम सदस्यता लेने के लिए अंतिम चरणों पे हैं, लगातार उसमें प्रयास हो रहा है। इसके बाद बिना एटीएम कार्ड के ही आप कहीं भी थंब इम्प्रेशन से ही अपना पैसा निकाल पाएंगे। आपको एटीएम कार्ड लेके चलने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कहीं भी अपना थंब इम्प्रेशन से आप अपने खाते का पैसा निकाल पाएंगे। MIS डैशबोर्ड की सुविधा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का बैंक है, गांव में बैंक है, गांव में क्या लिखा पढ़ी हो रही है, आज कितना ऋण गया, कितना पैसा आया, ये उनके जिला बैंक को पता नहीं होता था और गबन हो जाते थे और महीनों बाद उसकी जानकारी होती थी, इसलिए जांच नहीं हो पाती थी। हमने MIS डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी है कि अगर आज जो भी काम किसी भी गांव के बैंक में हुआ है वो सीधा उनके जिला बैंक में दिखेगा और वहां पर अधिकारी चौकन्ने रहेंगे और किसी भी प्रकार की गलत एंट्री, गलत बाईपास अगर हो रहा होगा तो उसे तुरंत पकड़ लेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने अपने सॉफ्टवेयर में की है और RBI के निर्देश से बैंक.in सभी का जो इंटरनेट का IP होता है उसमें महाकुंभ 2025 से सुर्खियों में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया को लेकर खबर है। महाकुंभ फेम हर्षा रिछारिया ने अब धर्म की राह छोड़ने का ऐलान किया है। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक भावुक वीडियो में हर्षा ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई यात्रा अब समाप्त हो रही है। हर्षा का कहना है कि बीते 1 साल में उन्हें लगातार विरोध, आलोचना और चरित्र हनन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो कोई अपराध किया और न ही कोई गलत काम किया, फिर भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की हर कोशिश में उन्हें रोका गया। वीडियो में हर्षा ने साफ कहा, मैं सीता नहीं हूं और समाज में महिलाओं के खिलाफ मानसिक दबाव और चरित्र पर सवाल उठने की प्रवृत्ति पर भी गंभीर आरोप लगाया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस 1 साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस 1 साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए, लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। मुझसे अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो। इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जा। हरियाणा की भिवानी से खबर है, जहां भिवानी नगर परिषद ने शहर की सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए के बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी सिंह ने मकर संक्रांति मिलन समारोह के दौरान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट के विकास कार्यों की घोषणा की और कहा कि मार्केट को शहर के सौंदर्यीकरण का रोल मॉडल बनाया जाएगा। भवानी सिंह ने बताया कि मॉल रोड का विकास 5.25 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और 2026 के अंत तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा।
कुछ विकास कार्यों पे भी चर्चा हुई, क्या कहेंगे? कि सबसे पहले पूरे शहरवासियों को सभी को मकर संक्रांति की इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हमारी हासी गेट स्थित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट के अंदर यहाँ पे आना हुआ और यहाँ पर संक्रांति का लक्ष्य में एक आयोजन कार्यक्रम का किया गया। सबको पकोड़े और जो हम इस पर्व के ऊपर भोजन वितरण का हम कार्य करते हैं, एक पुनीत कार्य है, उसको इस कार्य में सम्मिलित होकर के बड़ा हर्ष का अनुभव भी हुआ। मार्केट के अंदर हमारे सभी जो मार्केट के हमारे दुकानदार भाई हैं, साथी हैं, सभी ने मार्केट को लेकर कुछ बातें बताई। जैसे बाथरूम की है, पहले कुछ काम करवाया था, कुछ अधूरा रह गया, और कुछ और इसका पेंट की है, छोटे मोटे जो काम है सौंदर्यीकरण को लेकर के हमने उसको तुरंत प्रभाव से कार्य को शुरू करवाने का आश्वासन दिया। कल से कार्य शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से हम शहर के प्रत्येक कोने को सौंदर्यीकरण के रूप में उसका सुंदर एक हम निर्माण कर सकें। जो मूलभूत ढांचा है किस प्रकार से सौंदर्यीकरण कर सकें, उसी के अंदर भी मार्केट भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर चीज़ होती है। सबसे पहले हम बाज़ारों को, जैसे मार्ग का अपना काम शुरू किया है, सही बाजार हमारे सुंदर हों, सही हमारे मुख्य मार्ग प्रवेश मार्ग हमारे सुंदर, उसी कड़ी में इसका सौंदर्यीकरण निश्चित रूप से होगा। सर, भिवाड़ी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के कितने प्रोजेक्ट लगभग कितने करोड़ के प्रोजेक्ट है और कब तक ये डेडलाइन दी गई है, पूरा कर लिया जाएगा शहर के सौंदर्यीकरण के कार्य? अभी सौंदर्यीकरण को लेकर के हमारा सबसे महत्वाकांक्षी और बहुत समय से लंबित जो हमारा प्रोजेक्ट था माल रोड का, वो हमारा कार्य शुरू हो गया है। 5 करोड़ की लागत का कार्य है और पूरी आशा है कि 2026 के अंत तक हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। और साथ साथ हमारे 2 करोड़ की लागत से जो शहर के हमारे आपने डिवाइडर को बीच में डिवाइडरों पे लेके 9 मीटर के स्ट्रीट लाइट पोल देखे होंगे, उन पोलों को बदल करके बहुत सुंदर डिजाइनदार पोल हम लगाने जा रहे हैं और वो 2-3 दिन के अंदर कार्य शुरू हो जाएगा। उसका हमने वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दे दिया है। और इसी के साथ साथ जैसे हांसी रोड का हमारा सौंदर्यीकरण का 2.5 करोड़ की लागत से हमारा काम चला हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां राजधानी में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने थाना चलो प्रदर्शन किया। इस क्रम में आजाद चौक थाने का घेराव किया गया। इसका कारण चौबे कॉलोनी निवासी वैदिका सागर की हाल ही में हुई निर्मम हत्या थी। कांग्रेस का कहना है कि राजधानी की किसी भी क्षेत्र में हत्या या अन्य आपराधिक घटनाएं होंगी, वहां के संबंधित थाने का घेराव कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। पार्टी ने कानून व्यवस्था में बढ़ती लग्जरिटी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मुरादाबाद से खबर है, जहां शहर में बन रहे त्रिशूल भारतीय संस्कृति रक्षा संग्रहालय को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर परियोजना की प्रगति साझा की। रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग से मुरादाबाद को 2 T-55 टैंक और DRDO की सैन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सेना के प्रोटोकॉल के तहत सभी उपकरण संग्रहालय में स्थापित किए जाएंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि तकनीकी अड़चनों के बाद अब काम तेजी से आगे बढ़ा है और उम्मीद है कि 20 जनवरी तक संग्रहालय का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उद्घाटन को लेकर जल्द औपचारिक घोषणा की जाएगी। देखिए, अदालत का मामला है। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर ही कोई ना कोई फैसला दिया होगा। हम तो हिंदुस्तान के लोग अदालतों पे ही विश्वास करते हैं। अमरोहा से खबर है, जहां शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर नगरपालिका परिषद अमरोहा ने अतरासी चौराहे पर बुलडोजर एक्शन चलाया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में सड़क के किनारे लगे फोल्डिंग ठेले और अन्य अवैध अतिक्रमण हटवाए गए। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के कारण चौराहे पर दृश्य बाधित हो रहा था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ किया कि यातायात व्यवस्था और जन सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद द्वारा जो त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय बनाया जा रहा है, उसके कार्य की लगभग समाप्ति की तरफ है और उसके उद्घाटन के विषय में माननीय महापौर जी और आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के साथ मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था। माननीय रक्षा मंत्री जी का आज सानिध्य मिला और उनसे मार्गदर्शन भी मिला। माननीय रक्षा मंत्री जी के ही आशीर्वाद और सहयोग से हमें 2 T-55 टैंक MiG-27 DRDO से जो सामग्री मिलनी थी, इसके अलावा सैन्य अधिकारियों का जो सहयोग हमें मिला कि चीज़ों को सेना के प्रोटोकॉल के हिसाब से रक्षा संग्रहालय में लगाया जाए,
उन सभी पर हम सभी ने उन्हें हार्दिक धन्यवाद भी दिया और माननीय महापौर जी ने अपनी तरफ से नगर निगम मुरादाबाद की तरफ से उद्घाटन समारोह की तिथि और उसके समय पर चर्चा की और हमें ये आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा उचित माध्यम से कर दी जाएगी। उम्मीद है इस महीने क्या हो सकती है। देखिए, माननीय महापौर जी और आदरणीय मंडलायुक्त महोदय ने फरवरी के आसपास की तिथि प्रस्तावित की है, जिस पर माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से इस पर हमें औपचारिक सूचना देने के लिए आश्वस्त किया गया है। सर, एक चर्चा भी बहुत तेज है आपके धुरंधर वाले लुक की, क्या संकल्प लिया है आपने? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि चूंकि प्रोजेक्ट की जो हम टाइमलाइन मान के चल रहे थे 26 जनवरी, उसमें 2 महीने पहले थोड़ी सी रुकावट आ रही थी, कुछ कतिपय कारणों से ढिलाई हो रही थी। तो जैसा कि आमतौर पर बड़े कार्यों में होता है, एज ए नगर आयुक्त, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, मैंने अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया था कि अगर आप ये काम नहीं इतनी तारीख तक करेंगे तो मैं शेव नहीं करूँगा। और ये जब तभी शेव बनेगी जब ये त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय बन जाएगा। और अंतिम तिथि हमने 19 फरवरी तय की थी और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके 19 फरवरी की बजाय 26 जनवरी से पहले ही इसको देने का काम लगभग कर लिया और पूरी उम्मीद है मुझे कि 20 जनवरी तक इसका पूरा। यूपी की मुरादाबाद से खबर है, जहां कानून की रखवाली करने वाली महिला पुलिस जवान खुद को असुरक्षित बता रही है। महिला जवान के निजी वीडियो वायरल करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि साल 2018 से 4 आरोपी उसे परेशान कर रहे थे। वीडियो वायरल कर उसकी शादी तुड़वा दी गई, रंगदारी मांगी गई और परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मामले में कांट थाना देहात में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये देखिए, ये थाना कांट क्षेत्र में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक महिला कांस्टेबल है जो गाजियाबाद में नियुक्त है एवं पाइंदापुर गांव की रहने वाली हैं, जो थाना कांट क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने एक तहरीर दी है कि उनकी जो कुछ प्राइवेट वीडियोज़ हैं उसको उनके दोस्त के द्वारा वायरल किया गया, जिस कारण से उनकी शादी भी टूट गई है। इसमें 4 नामजद लोगों के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई है, जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं। फिलहाल इसमें सुसंगत धाराओं में थाना कांट में इसमें FIR एक रजिस्टर कर ली गई है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना करा के जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या रंगदारी का मामला भी सामने आया है? अभी उन्होंने FIR में इस चीज़ का लिखा है कि रंगदारी भी उनसे मांगी गई थी। पर हरियाणा के गुरुग्राम से खबर है, जहां खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक अपराधी की पहचान मनोज ओझा के रूप में हुई है। मनोज पर हत्या के प्रयास, डकैती, लूट और चोरी समेत कुल 16 संगीन मुकदमे दर्ज थे। वे 2 मामलों में सजा याफ्ता भी रह चुका था और जून 2025 में ही जेल से बाहर आया था। पुलिस को मृतक की गाड़ी से 2 लोडेड पिस्टल बरामद हुई है। गोली किसने और क्यों मारी, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया। पंजाब के पटियाला से खबर है, जहां पटियाला पुलिस के CIA स्टाफ प्रभारी प्रदीप सिंह बाजवा ने अपनी टीम के साथ उस इलाके का दौरा किया जहां 2 हमलावरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और साक्ष्य भी जुटाए। इस पूरे मामले को लेकर पटियाला के SSP वरुण शर्मा ने मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जांच हर पहलू से की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मानयोग DGP पंजाब ਦੇ बड़े क्लीयर डायरैक्शंस ने जी फील्ड यूनिट्स ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਗੈਂਗਸਟਰਸ। ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਦੋ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ USA ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ SPD ਗੁਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਟਮੋਸਟ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਟਲੀ ਮੇਡ ਫੋਰਨ ਮੇਡ ਵੈਪਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ।
सर कितों ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਜ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ भी सख्ताई नाल गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के अमरोहा से खबर है। जनपद अमरोहा में वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मंगलवार को मंडी धनौरा वन रेंज के बिसावली वन ब्लॉक में वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वन भूमि पर अवैध रूप से गेहूं और सरसों की फसलें बोई गई थी। डीएफओ राजीव कुमार के निर्देशन में एसडीओ एनके जोशी, धनौरा रेंजर और रेंज स्टाफ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन के सहयोग से करीब 100 बीघा वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शहर के सरूरपुर इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनका 5 वर्षीय बेटा शामिल है। बताया जा रहा है कि परिवार के 4 सदस्य रात में एक साथ सोए थे, लेकिन सुबह पति, पत्नी और बच्चा मृत अवस्था में पाए गए, जबकि मृतक का भाई जीवित है। मौके से एक बुझी हुई अंगीठी भी बरामद की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक और एफएसएल टीम ने जांच की और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का पता चल पाएगा। क्या नाम है आपका? परशुराम जी। परशुराम कहाँ रहते हो? हम रहते हैं सरूरपुर। आज ये जिनकी मौत हुई है तीनों की, कौन है ये किराएदार हैं जी, हमारे पास रहते थे, 2 महीने से रहते थे, अभी नए आए थे। क्या हुआ है, किस तरीके से मौत हुई है? अब देखिए जी, ये तो हमको पता नहीं। इनके साथ जो लड़का रहता है ना, फ़ोन करके मेरे को बुलाया, 12 बजे दिन में फ़ोन किया, बोला अंकल जी ऐसे है कि तुम आ जाओ, मेरा भैया भाभी जग नहीं रहे हैं। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? फिर मैं भाग के आया, आने में आधा घंटा लगी गया। फिर आया भाग के, फिर देख रहा हूँ कमरा खोल के कि तीनों डेड पड़े हैं। फिर मैंने 112 पे फ़ोन लगाया, 100 नंबर पे भी लगाया। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर पुलिस पहुंच गई। अब जो भी जांच पड़ताल हुआ है, अब देखिए जी क्या खाए हैं ये लोग, क्या किए हैं। खाट वाट पे थे या नीचे ही फर्श? नीचे फर्श पे। गरीब आदमी है तो नीचे ही सोएंगे, खाट वाट खरीदने का कहाँ पैसा है इनके पास। अच्छा, कौन रहता था साथ में? इनका भाई रहता था। भाई उस समय कहाँ था? भाई उसी में सोया था पूरी रात। अच्छा, हाँ, इनके साथ ही सोया था। अभी भी है, अभी जग के आ भी रहा है। अच्छा, तो उसने क्या बताया, क्या खाया? उसने ये कह रहा है कि मैं पूरी रात सोया, सुबह जगा, इन लोगों को जगाया तो ये लोग जगे नहीं। फिर मैंने भी दवाई खा के सो गया। फिर सुबह सोया तो 12 बजे दिन में जगाया। आज 12 बजे दिन में जगने के बाद उसने कॉल किया मेरे पास, तो मैं गया तो देख रहा हूँ कि ये डेड पड़े हैं। तो क्या है, मतलब कुछ अंगीठी वगैरह भी बता रहे हैं कि पता ना, हलवा बनाए थे। इसका भाई अभी वही रात का हलवा सुबह भी खा के और दवा खा के सोया है, तो सुबह 10-11 बजे जगा है। क्या पता लगा है, किस तरीके अब से? पता तो देखिए जी, अब जांच। मैं सरूरपुर रहता हूँ। उम्र कितनी है, कुछ जानकारी है? नाम वगैरह? उम्र रमेश नाम है। रमेश नाम है, 21 है, और इनकी जनानी का शायद 25-26 साल का है। बच्चे की? एक बच्चा है 5 साल का। महिला की ज़्यादा है? महिला ज़्यादा है, जैसे कहीं पहले ना ये दूसरी शादी किया है, ये लव मैरिज किया है। हाँ, और दूसरे का है, इसका बच्चा नहीं है। हाँ, 5 साल का। तो ये लोग 2 महीने से मेरे पास रहते थे। कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी? ये बक्सर के रहने वाले हैं। महिला कहाँ की? महिला भी उधर ही की होगी, फिर आसपास में, पड़ोस में। सर, एक ही परिवार में 3 शव मिले हैं, क्या है पूरी मामला? जी, सरूरपुर गली नंबर 8 फैक्ट्री एरिया में किराए के मकान में रहते थे रमेश, उसकी पत्नी ममता और एक बच्चा है 5 साल का छोटू लड़का, और उनके साथ उनका भाई भी था रमेश का, राजेश। रात को खाना खा के सोए थे। रमेश तो पहले सो गया था, राजेश।
और रमेश और उसकी पत्नी और बच्चा सोलना में पाए हैं। उनके वहाँ से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम है उसकी जांच कर रहे हैं। डेड बॉडी को बीके में दाखिल कराया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता तो कैसे जानकारी मिली कि घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? घटना के बारे में मकान मारा पुलिस को फोन किया गया था, 112 पे कॉल की गई थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो प्रथम दृष्टि से क्या लगता है कैसे मौत हुई होगी उनकी? अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। डॉक्टरों की टीम भी आई थी एफएसएल। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। कोई अंगीठी भी बरामद हुई है मौके से? हाँ, वो अंगीठी थी उनकी पर, लेकिन उसमें कोई आग नहीं थी और जो उसमें जीवित बचा हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए स्टंटबाजी वीडियो के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक स्कॉर्पियो में सवार होकर सड़कों पर जानलेवा स्टंट कर रहे थे, जिससे खुद और राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई थी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों को गुरुग्राम से काबू किया और स्टंटबाजी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया। पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक स्टंटबाजी करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ एक व्यक्ति सवार थे जो स्टंटबाजी कर रहे थे एक्सप्रेस वे पे। वो मामला गुड़गांव पुलिस के संज्ञान पे आने के बाद में खिड़कीदोला जो उसके थाने से संबंधित था, तो इसमें खिड़कीदोला थाने में एक अभियोग अंकित किया गया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने उस अभियोग के अंदर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो कि आरोपी जिनकी पहचान है वो शौकीन, मनीष, लोकेश, सुभाष, विकास, जो कि सभी भिवानी के रहने वाले हैं, और अन्य एक आरोपी जो कि सलीम है जो कि हिसार का रहने वाला है। इसमें 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। आरोपियों की पूछताछ से सामने आया कि ये सभी आरोपी जो हैं वो बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं और ये कहीं पार्टी करके एक्सप्रेस वे पे स्टंटबाजी कर रहे थे, जिसके संबंध में ये अभियोग अंकित किया गया। गुड़गांव पुलिस सभी वाहन चालकों से और गुड़गांव के सभी नागरिकों से ये अनुरोध करती है कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण आपकी जान को जोखिम हो और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो आमजन की जान की जोखिम हो। अपने सही तरह से अपनी वाहन को चलाएं और किसी प्रकार की स्टंटबाजी और ऐसे करते ना करें जो कि कानून के दायरे में अपराध हो। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये पार्टी करके आ रहे थे और इनका एक दोस्त जो इसी अभियोग में आरोपी है, लोकेश, जो कि वजीरपुर दिल्ली रहता है। ये शौकीन और इसमें जो आरोपी है इसके दौलताबाद में इसका कार्यालय है, वहां से ये पार्टी करके वजीरपुर दिल्ली जा रहे थे, तो एक्सप्रेस वे में इन्होंने स्टंटबाजी किया है। तो गाड़ी कौन सी थी इनके पास? इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी। तमाम ऐसे स्टंट के वीडियो आते हैं और प्रशासन भी अपील करता है, फिर भी ऐसे स्टंट करते हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कर रहे थे? देखिए, प्रशासन जो गुड़गांव पुलिस है वो सभी से अनुरोध करती है कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि जिससे आपकी। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।